हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जी के क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वो एनर्जी होती है टू सेपरेट द न्यूक्लियन अपार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट बाइंडिंग एनर्जी, और ये भी देखेंगे कि ये बाइंडिंग एनर्जी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर होती है, जो मास की एनर्जी में इंटरचेंजेबिलिटी बताती है, जहां डेल्टा m किलोग्राम में, E एनर्जी जूल में है, c स्पीड ऑफ द लाइट है जिसका वैल्यू एयर के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर डेल्टा m kg लॉस्ट मास होने से उस मास को स्पीड ऑफ द लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी आती है उतनी एनर्जी जूल में क्रिएट होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मास कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट से क्या रिलेशन है। जब हम न्यूक्लियस के मास को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मास से कम होता है, और ये मास जो न्यूक्लियस बनने में लॉस्ट हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन कहते हैं। इस डिफरेंस को निकालने के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मास को ऐड करके उसमें से न्यूक्लियस का मास सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो मास डिफेक्ट है। ये मास डिफेक्ट ही हमें आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करके बताता है कि न्यूक्लियस बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। इस रिलीज एनर्जी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इस तरह हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि हर एटम की बाइंडिंग एनर्जी अलग होती है। डिफरेंट एटम की बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करने के लिए एक कॉमन स्केल चाहिए होगा, तो इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व यूज करते हैं टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एटम्स। जब एक्सपेरिमेंटली स्टेबल एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में कर्व ड्रॉ किया गया तो वो नीचे दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग आया। इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑल द स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कैलकुलेट किया गया, और आफ्टरवर्ड्स एटॉमिक नंबर और बाइंडिंग एनर्जी के बीच में कर्व ड्रॉ किया गया। इस कर्व से हम 3 चीजें ऑब्जर्व करते हैं। शुरू में बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक नंबर बढ़ाने से बढ़ रही है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और एटॉमिक नंबर बढ़ाने से नहीं बढ़ती। एंड में बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक नंबर के बढ़ाने से कम होने लगती है। तो हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिडिल ऑफ द कर्व मैक्सिमम है। तो इसका मतलब एटम जिनका एटॉमिक नंबर मिडिल में है वो मैक्सिमम स्टेबल हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस एटॉमिक नंबर के एटम्स के लिए कम है, और दोबारा से ज़्यादा एटॉमिक नंबर के एटम्स के लिए वापस से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि लो और हाई एटॉमिक नंबर के एटम रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। इस कर्व को शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स और लॉन्ग रेंज कूलम फोर्स के रेफरेंस में समझा जा सकता है कि जब A इज लेस देन 50 है तो जैसे जैसे एटम में न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाते हैं, एटम से सेंटर न्यूक्लियॉन को निकालने में मुश्किल होती है, क्योंकि सेंटर न्यूक्लियॉन के अराउंड न्यूक्लियॉन्स बढ़ने से सेंटर न्यूक्लियॉन से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, और उसी वजह से सेंटर न्यूक्लियॉन को निकालने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। 50 से 100 के बीच में न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ाने पर भी बाइंडिंग एनर्जी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है। 100 से 200 के बीच में न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ाने पर बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है जो पहले प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कम डिस्टेंस होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और इसलिए अब सेंटर न्यूक्लियॉन को निकालना इजी हो जाता है क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और इसलिए मास नंबर के बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।